मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला। यहाँ 29 मई की शाम एक कोविड पेशेंट महिला थाने पहुंची। अपने पति और बेटी के ऊपर मारपीट के आरोप लगाए। महिला का कहना था कि वो कोरोना संक्रमित है। 15-16 दिन तक एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। डिस्चार्ज होकर जब वो अपने घर पहुंची तो पति और बेटी के बीच अस्पताल के खर्चे को लेकर बहस होने लगी। फिर दोनों ने मिलकर महिला के ऊपर छुरी और चाकू से हमला किया। महिला किसी तरह वहां से बचकर निकली, अपना ट्रीटमेंट कराया, फिर थाने पहुंची पति और बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने। महिला जब थाने गई थी तब भी उसे ऑक्सीजन लगी हुई थी। आप भी सुनिए महिला क्या कह रही है। सर, मेरे पति और मेरी बेटी ने मुझे बहुत मारा और मेरे ऊपर चाकू छुरी से हमला करके और मेरे को छोड़ के भाग गए। किस वजह से मारे आपको? पैसों को लेके। मैं अभी कोविड पेशेंट हूँ, आनंद हॉस्पिटल से 16-17 दिन में डिस्चार्ज होके आई थी। उन दोनों का झगड़ा हो रहा था कि पैसे कौन देगा, और पैसों के पीछे झगड़ा करते करते दोनों मेरे ऊपर मारपीट करने लगे। आज तक टुडे पवन शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक टीआई मनीष भदौरिया ने महिला की शिकायत के पर पति और बेटी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की एक टीम को महिला के घर भी भेजा गया था। जांच से पता चला है कि पहले से कोई पुराना विवाद भी चल रहा था। पुलिस का कहना है कि महिला की हालत अभी स्थिर है और मामले की जांच चल रही है। ये थी आज की कोविड कथा। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। हमारे देश में इस वक्त धीमी गति से ही सही लेकिन कोरोना की वैक्सीन लग जरूर रही है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक लिस्ट निकाली, वैक्सीनेशन की प्राथमिकता वाली लिस्ट। इसमें कुछ प्रोफेशंस को शामिल किया गया और कहा गया कि इनसे जुड़े लोगों को जल्द से जल्द प्राथमिकता में लेते हुए कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए। जैसे ही यह लिस्ट सामने आई, सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। खासतौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की टीम जमकर एक्टिव हो गई। क्यों? क्योंकि इस लिस्ट में सेक्स वर्कर्स का भी नाम शामिल था। पूरा मामला आपको डिटेल में बताएंगे आज की बड़ी खबर में, और ये भी बताएंगे कि कैसे खुद को अति प्रोग्रेसिव बताने वाले राजनीतिक दल असल में दकियानूसी सोच को ही बढ़ावा दे रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये लिस्ट जारी हुई थी 30 मई 2021 के दिन। राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से इसे निकाला गया था। सभी जिलों के कलेक्टर्स को संबोधित किया गया था। लेटर में लिखा था, महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए नवीन कार्य योजना के तहत उच्च जोखिम समूहों को सूचीबद्ध कर प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 टीकाकरण किया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए निर्देश दिया जाता है कि 100% ऑन साइट रजिस्ट्रेशन आधारित सत्र आयोजित कर उच्च जोखिम समूहों का टीकाकरण कराया जाना सुनिश्चित करें। बस इसी उच्च जोखिम समूहों में व्यापारी, सिलेंडर सप्लाई करने वाले, पेट्रोल पंप स्टाफ, घरों में काम करने वाली महिलाएं, सब्जी फल की दुकान लगाने वाले लोग, मजदूर, मॉल या होटल में काम करने वाले लोगों को शामिल किया गया। और आखिरी नाम लिखा था सेक्स वर्कर। इसी लेटर को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया। सेक्स वर्कर्स के टीकाकरण को प्राथमिकता देने वाले फैसले पर सवाल उठाए और जो लिखा ट्वीट में उसे ओछा कहा जाए तो ही ठीक है। मध्य प्रदेश में सेक्स वर्कर को पहले वैक्सीन, कहीं ये बीजेपी नेताओं की विशेष मांग तो नहीं। शिवराज जी वरीयता तय करिए पर लज्जा बनी रहे। वैसे भी अब जनता बीजेपी नेताओं के गिरते चरित्र से भली भांति परिचित है बेशर्म सरकार। इसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से नया आदेश जारी किया गया और सेक्स वर्कर की जगह सलून वर्कर लिखा गया। आज तक से जुड़े रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने माना कि एक टाइपिंग मिस्टेक थी और गलती से सैलून वर्कर की जगह सेक्स वर्कर लिख दिया गया था। बात हुई, बवाल मचा, बदलाव हुआ और फिर सब शांत हो गए। यहाँ शांत होना या रुकना सही नहीं होगा। इस वाकये ने हमारे दिमाग में कई सारे सवाल खड़े कर दिए। पहला, सैलून को गलती से सेक्स टाइप करना बहुत खटक सा रहा है। दूसरा, अगर आपने वाकई सेक्स वर्कर को शामिल किया था तो ये अच्छा काम था, इसमें कुछ भी खराबी नहीं थी। अगर वो टाइपो ना होकर वाकई आपका इंटेंशन होता तो हमें खुशी होती। हम बिना किसी संदेह के साथ ही कह सकते हैं कि सेक्स वर्कर्स हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। उनके पास रोजाना कई लोग जाते हैं। ऐसे में सेक्स वर्कर्स को संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि ये कोई बता नहीं सकता है कि उनके कांटेक्ट में आने वाला व्यक्ति संक्रमित है या नहीं। तीसरा, अपने रिवाइज लेटर में सेक्स वर्कर्स को हटा दिया। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया? क्या कांग्रेस के विरोध के चलते आप ऐसा करने पर मजबूर हुए, या वाकई आपसे कोई टाइपिंग एरर हुई थी, या मॉरल प्रेशर ने आपसे यह बदलाव करवाया? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप सेक्स वर्कर्स को हटाए बिना ही सैलून वर्कर्स को शामिल कर लेते। इसमें क्या कोई खराबी थी? अब आते हैं कांग्रेस पर, जिन्होंने ये ट्वीट किया।
क्यों? क्या सेक्स वर्कर्स इंसान नहीं है? कांग्रेस पार्टी समय समय पर यह बताने से बिल्कुल नहीं चूकती कि वो कितनी प्रोग्रेसिव है, उसकी सोच बाकी पार्टियों से अलग है और आगे है। विरोधी पार्टी खास तौर पर बीजेपी को भी बार बार कांग्रेस ये एहसास करवाने की कोशिश करती है कि उनकी यानी बीजेपी की सोच या एक्शंस बहुत रिग्रेसिव है या पिछले जमाने के हैं। 9 मार्च 2018 के दिन इंडियन एक्सप्रेस पर एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के कामकाज पर उंगली उठाते हुए रिग्रेसिव विजन होने की बात कही थी। इंटॉलरेंस के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा था? हमारी आजादी पर हमला हो रहा है, आज हम एक रिग्रेसिव विजन को अपना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वही है जिसके बड़े नेता ने खुद सेक्स वर्कर्स के हक में बड़ी बड़ी बातें कही थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने दिल्ली की जीबी रोड जाकर सेक्स वर्कर्स से मुलाकात की थी। तब कहा था, पिछले कुछ बरसों में मैंने सेक्स वर्कर्स के लिए कई सारी स्कीम्स लॉन्च की है। मैंने कोशिश की है कि सेक्स वर्कर्स के बच्चे स्कूल जाएं और उन्हें हेल्थ समेत बाकी सारी सुविधाएं भी मिले। इन्हें सामान्य तौर पर बाकी राजनीतिक दल नजरअंदाज कर देते हैं। इस दौरान कपिल सिब्बल ने बीजेपी के तब के उम्मीदवार हर्षवर्धन और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आशुतोष पर कई सवाल उठाए थे। कहा था कि वो चांदनी चौक को बिलोंग नहीं करते। दरअसल तीनों ही नेता अपनी अपनी पार्टी की तरफ से चांदनी चौक सीट से खड़े हुए थे। जिस पार्टी के नेता दावा करते हैं कि सेक्स वर्कर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, ये कहते हैं कि कोई भी सेक्स वर्कर्स की तरफ ध्यान नहीं देता, वही पार्टी अब मध्य प्रदेश में सरकार का विरोध करने के चक्कर में इतना नीचे गिरते नजर आ रही है। अपने ट्वीट में एमपी कांग्रेस ने लिखा है कि शिवराज जी वरीयता तय करिए पर लज्जा बनी रहे। हमारा सवाल कांग्रेस से यह है कि सेक्स वर्कर्स को वैक्सीनेशन में वरीयता देने में किस बात की शर्म है? क्या वो भारत की नागरिक नहीं है? उनके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, सरकार बनाने में उनका भी हाथ है, वो भी वोट देती है। भले ही सेक्स वर्क को भारत में अभी तक वैधता नहीं मिली है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस काम में शामिल लोगों को बेसिक स्वास्थ्य सुविधाओं का हक नहीं है। चुनाव के वक्त आप खुले दिल से उनके पास जाते हैं वोट मांगने, तो वैक्सीनेशन पर प्राथमिकता मिलने के चलते इतना विरोध क्यों? एचआईवी के रोकथाम के लिए जब मुहिम छिड़ी थी, तब लोग जागरूकता के लिए सेक्स वर्कर्स के पास पहुंचे थे। फिर कोरोना संक्रमण को रोकने में उन्हें क्यों प्राथमिक कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता? इस मुद्दे पर हमने बात की AINSW यानी ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स के नेशनल कोऑर्डिनेटर अमित कुमार से। मध्य प्रदेश में जो हुआ उस पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये आज के दौर में ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए हो जाता है अपने आप में क्योंकि जहां पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से देश में HIV प्रोग्राम चल रहा है और उसको भारत सरकार चला रही है, उसको कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी ऐसी पार्टी की सरकार नहीं चलाती है, उसको भारत सरकार चलाती है। और जो भी इस कार्यक्रम में है, जो भी उस समय सरकार में है, वो उस कार्यक्रम को लगातार संचालित करता है और पिछले 3 दशकों से HIV कार्यक्रम चल रहा है। और जब उस कार्यक्रम के तहत जो है वो HIV की सेवाएं जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं या उसके अलावा की पॉपुलेशन है, इन सब लोगों को जब पहुंचाने की बात होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं सेक्स वर्कर्स भी शामिल हैं। और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये मानता है कि आज देश में जो HIV का ग्राफ इतना नीचे गया है, लोगों के अंदर कम HIV हो रहा है और लोगों को HIV की जागरूकता है, तो उसमें कहीं ना कहीं की पॉपुलेशन शामिल रही है और जिसमें सेक्स वर्कर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये जो पहली बात तो ये कि सरकार ने अगर इस फैसले को वापस लिया है और उन्होंने सेक्स वर्कर की जगह सैलून वर्कर किया है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सैलून वर्कर को भी मिलना चाहिए, निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, लेकिन सेक्स वर्कर भी जरूरी है। और सेक्स वर्कर की वल्नरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनका काम जो है वो उस तरह का है कि उनको जो है वो कोविड में ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पहली प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है उनका, ये हमें समझना पड़ेगा। और सेक्स वर्कर्स के साथ साथ ट्रांसजेंडर का भी वैक्सीनेशन कीजिए, PLHIV का भी वैक्सीनेशन कीजिए। इन सब लोगों को सरकार को जो है हम आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहेंगे कि इन सब लोगों को आपको शामिल करना चाहिए। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आइडेंटिफिकेशन की बात आती है, पहचान की बात आती है इस वल्नरेबल ग्रुप को ढूंढने के लिए, तो ये जो कार्यक्रम जिसका मैं सबसे पहले आपको जिक्र कर रहा था, ये कार्यक्रम अपने आप में उनको आइडेंटिफाई कर चुका है। उसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, वो लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, सरकारें आइडेंटिफाई कर चुकी है, तो उन तक सेवाएं पहुंचाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा का पूरा जो कि काम कर रहा है HIV कार्यक्रम में। तो इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर अगर मान लीजिए वैक्सीनेशन शुरुआत होती है, तो ऑलरेडी उस स्ट्रक्चर में बहुत आसानी से इनको वैक्सीनेट किया जा सकता है। और एक बात और समझने की है कि क्या सेक्स वर्कर इस समाज का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों हम उनको दोयम दर्जे का मानते हैं?
क्यों हम उनको एकदम निचले पद पर रखने की कोशिश करते हैं, जबकि देश की सुप्रीम कोर्ट और देश का संविधान सबको बराबर रखता है और देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स भी दिए हैं इस चीज को लेकर कि सेक्स वर्कर भी जो है उसको भी सामाजिक हकों की प्राप्ति का जो है वो पूरा हक है। तो आई थिंक हमें ये समझने की जरूरत है कि इस तरह की मानसिकता जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, वो स्वीकार्यता और समावेशीकरण के खिलाफ है। तो समावेशीकरण जिसको इंक्लूजन कहते हैं, उस पूरी मानसिकता के खिलाफ ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स इसकी बहुत तेजी से मुखालिफत करता है। इसके हम लोग खिलाफ बोलते हैं और हम कहते हैं कि सेक्स वर्कर्स को भी पहली श्रेणी में उनको वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। अमित के अलावा हमने AINSW की बोर्ड मेंबर से भी बात की। उन्होंने जो कहा सुनिए। मैं पुतुल सिंह हूँ और AINSW के मैं बोर्ड मेंबर हूँ। तो हम लोगों ने बहुत खुशी हुआ था कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक रेजोल्यूशन पास किया था, तो उसमें बोला था जब वैक्सीन दिया जाएगा उसमें सेक्स वर्कर का प्रायोरिटी सबसे पहले रहेगा। तो उसके बाद हम लोग बहुत खुशी हुए थे। तो हम लोग सोचे थे चलो हमें भी मान्यता मिल रहा है। तो उस जगह से जब हम लोगों ने देखा है कि फिर ये पेपर पलट गया और पलटने का बाद जैसे बोला जा रहा है ये सेक्स वर्कर लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है, ये वैक्सीन सैलून वर्कर के लिए और अदर्स वर्कर के लिए। लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं कि सेक्स वर्कर हाई रिस्क में नहीं है। हम चाहते हैं जी अगर हाई रिस्क की बात किया जाए तो सेक्स वर्कर सबसे पहले होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमें भी वैक्सीन मिले। ऐसे हमें क्यों अलग किया जा रहा है? दूसरी बात है क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमें भी जान का डर नहीं है? कोरोना से किसको डर नहीं है? तो हम लोग चाहते हैं कि वैक्सीन हमें मिले। इस चीज़ को सरकार ने फिर दोबारा इसको सोचे और नज़रअंदाज करे हमारे बात पर, क्योंकि हम जोर विरोध करते हैं कि क्यों ये चीज़ पलट गया है और क्यों नहीं बोला जा रहा कि सेक्स वर्कर को वैक्सीन नहीं मिलना चाहिए। तो इस जगह से आप लोग फिर से इसको सोचें। और दूसरी बात है हमें अलग मत कीजिए, हमें भी वैक्सीन मिलेगा, मतलब पूरा हक है। तो इस जगह से हम लोग बोलते हैं कि हमें भी वैक्सीन मिले। इन सब के बाद सवाल ये भी उठता है कि क्या हमारे देश में सेक्स वर्क लीगल है? जवाब जानने के लिए हमने कई सारी वेबसाइट्स खंगाली और वकील तृप्ति टंडन से भी हमने बात की। हमें यह जानकारी मिली है कि सेक्स वर्क को हमारे देश में कानूनी मान्यता मिली भी है और नहीं भी मिली है। ये बीच का मामला है। कैसे? इसके जवाब में तृप्ति क्या कहती है। किसी के साथ सेक्स करना और बदले में पैसे लेना ये अपने आप में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि सेक्स वर्कर एडल्ट होनी चाहिए और सेक्स उसकी सहमति से होना चाहिए। अगर असहमति से सेक्स हुआ तो वो रेप कहलाएगा। माने 18 से ऊपर की उम्र हो और सहमति से अगर पैसे के बदले सेक्स हो तो ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन ये किस जगह पर हो रहा है इससे फर्क पड़ता है। उस हिसाब से कानून बने हुए हैं। एक कानून है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, जिसे ITPA कहते हैं। इस एक्ट का सेक्शन 7 कहता है कि किसी भी स्कूल, अस्पताल या पूजाघर जैसे पब्लिक प्लेस के 200 मीटर के अंदर अगर कोई ऐसी जगह हो जहां सेक्स वर्क होता हो तो ये गैर कानूनी होगा। ब्रोथल एरिया भी गैर कानूनी है। ब्रोथल माने जहां 2 से ज्यादा सेक्स वर्कर सेक्स वर्क कर रही हो या उनसे कोई करवा रहा है तो ये भी गैर कानूनी कहलाएगा। ब्रोथल को बंद किया जा सकता है। ITPA का सेक्शन 3 इसकी बात करता है। इसलिए किस जगह पर सेक्स वर्क हो रहा है ये काफी बड़ा फैक्टर है। सेक्स वर्क भले ही कानूनी मान्यता प्राप्त प्रोफेशन नहीं है, लेकिन इतिहास के नजरिए से ये हमारे देश में काफी पुराना प्रोफेशन है। इतना पुराना कि इसकी शुरुआत का एग्जैक्ट वक्त बता पाना भी मुश्किल है। इस काम को लीगल करने के लिए समय समय पर बात होती रही है। साल 2009 की बात है। बचपन बचाओ आंदोलन ने एक PIL डाली थी सुप्रीम कोर्ट में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार के सॉलिसिटर जनरल से कहा था, जब आप कहते हैं कि यह दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है और कानून के जरिए आप इसे कम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसे लीगल क्यों नहीं कर देते? ऐसे में फिर आप ट्रैफिकिंग को मॉनिटर कर पाएंगे, रिहैबिलिटेशन की तरफ ध्यान दे पाएंगे और जो भी इस प्रोफेशन में शामिल होगा उसे मेडिकल सुविधा मुहैया करा पाएंगे। कई मामलों में यह ट्रेड काफी सोफिस्टिकेटेड तरीके से होता है, तो इसे लीगल क्यों नहीं कर दिया जाता? सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद एक्टिविस्ट का जो धड़ा है वो 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक वो जो सेक्स वर्क को लीगल कराने के पक्ष में थे, दूसरे वो जो इसके विरोध में थे। विरोध करने वालों का कहना था कि ऐसा करने से पिम्प्स यानी दलाल जिन्हें कहा जाता है और ब्रॉथल्स जो हैं उन्हें ज्यादा पावर मिल जाएगी और इंसान की खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। बच्चों और औरतों की ट्रैफिकिंग इससे बढ़ जाएगी, सेक्स वर्कर्स की संख्या भी बढ़ जाएगी। वहीं लीगलाइजेशन को सपोर्ट करने वालों का कहना है कि इससे बच्चों को सुरक्षा मिलेगी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी।
इस मुद्दे पर तृप्ति टंडन कहती हैं कि लीगलाइजेशन से ज्यादा जरूरी है सेक्स वर्क को डीक्रिमिनलाइज्ड करना। जब इसे अपराध के दायरे से बाहर कर देंगे तब अगला कदम इस प्रोफेशन को लीगल करने की तरफ उठाया जाना चाहिए। आज की बड़ी खबर यहीं पर खत्म होती है। अब हम आपको बताते हैं कि दिन की सुर्खियां क्या है। पहली सुर्खी आई है पश्चिम बंगाल के बर्दवान से। यहां एक गांव में लोगों ने नाबालिग लड़के के शव से एक लड़की की मांग भरवाकर उनकी शादी करवा दी। गांव का एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों नाबालिग थे, इसलिए लड़की की मां ने इसके लिए मना कर दिया। इससे आहत होकर लड़के ने लड़की को फोन किया और कहा कि वो सुसाइड करने जा रहा है। इसके बाद लड़के ने कथित तौर पर खुद की जान दे दी। गांव वालों ने शव के अंगूठे से लड़की की मांग भरवा दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव वालों का कहना है कि लड़की को पता था कि लड़का सुसाइड करने जा रहा है, फिर भी इस बात की जानकारी उसने घर वालों को नहीं दी। अगली सुर्खी बनाई है सिंगर सुनिधि चौहान ने। सुनिधि रियलिटी शो इंडियन आइडल की जज थी। अब इस शो को लेकर उन्होंने कहा है कि पार्टिसिपेंट्स की खराब परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें परफॉर्मेंस की तारीफ करने के लिए कहा जाता था। उन्होंने कहा कि रियलिटी शोज म्यूजिक एस्पिरेंट्स के लिए बड़ा मंच है, लेकिन इसमें आर्टिस्ट का ही नुकसान होता है। सुनिधि के मुताबिक टीवी पर दिखाई गई पार्टिसिपेंट्स की कहानी उन्हें रातों रात पहचान तो दिला देती है, लेकिन इसकी वजह से उनमें काबिल बनने की भूख खत्म हो जाती है। इसी तरह की बात दिवंगत सिंगर किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने भी कही थी। शो के मेकर्स पर आरोप लगाया था कि मेकर्स ने उनसे कहा था कि बस पार्टिसिपेंट की तारीफ करो, चाहे वो कैसा भी गा रहा हो। अगली सुर्खी आई है तमिलनाडु से। यहाँ AIADMK पार्टी के पूर्व मंत्री M मणिकंदन के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। एक एक्ट्रेस ने मणिकंदन के ऊपर शादी का वादा कर रेप और धोखा देने के आरोप लगाए हैं। इंडिया टुडे के प्रमोद माधव की रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई की महिला पुलिस ने पूर्व मंत्री के ऊपर रेप के अलावा जबरन मिसकैरेज करवाने और चोट पहुंचाने के आरोपों के तहत भी केस दर्ज किया है। एक्ट्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि मणिकंदन उसके साथ 5 साल तक रिलेशनशिप में थे। इस दौरान वो 3 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन हर बार मणिकंदन उसका गर्भपात करवा देते थे, ये कहकर कि शादी के बाद बच्चा करेंगे। बाद में उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। दूसरी तरफ ये रिपोर्ट्स हैं कि मणिकंदन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वो एक्ट्रेस को नहीं जानते। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। ये था हमारा आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आपसे कल मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया।